नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विशाल। आप सबका स्वागत है स्टॉक बॉक्स के बिजनेस स्टैंडर्ड एनालिसिस वीडियो में। यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं बिजनेस न्यूज़पेपर्स के कुछ बढ़िया आर्टिकल्स। हम वो आर्टिकल्स पे पिक करते हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपके पर्सनल फाइनेंस या आपके जो भी फाइनेंशियल डिसीजंस होंगे आगे लाइफ के, उसमें आपकी मदद करेंगे। एंड अगर आप बिजनेस न्यूज़पेपर्स पढ़ना सीखना चाहते हैं तो ये वीडियो देखकर भी आप अच्छे तरीके से देख सकते हैं कि किस तरीके से आपको एक न्यूज़पेपर को एनालाइज करना चाहिए। शुरुआत करते हैं सबसे पहले आर्टिकल से। अब ये आर्टिकल उन लोगों के लिए जरूरी है जो स्टॉक मार्केट में या म्यूचुअल फंड्स में एसआईपी कर रहे हैं इस वक्त, ठीक है, जो या आगे सोच रहे हैं कि उन्हें पैसा लगाना है, इन्वेस्ट करना है थोड़ा, राइट, जो भी जॉब में है या इवन स्टूडेंट्स भी हैं, अगर वो सीखना चाहते हैं, कॉमर्स ग्रेजुएट्स हैं या इवन बीटेक ग्रेजुएट्स हैं, साइंस ग्रेजुएट्स हैं, सबके लिए ये काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। स्मॉल कैप एंड मिड कैप इंडिसेस सी वर्स्ट डे इन 2 years। क्या हुआ? स्मॉल कैप और मिड कैप इंडिसेस की बात हो रही है। तो इंडेक्स जो मिड कैप इंडेक्स है उसमें सारे मिड कैप स्टॉक्स आते हैं, स्मॉल कैप इंडेक्स में सारे स्मॉल कैप स्टॉक्स आते हैं। स्मॉल कैप स्टॉक्स कौन से हो गए? देखिए, इंडिया के शेयर मार्केट में अब देखिए 5,000 करोड़ से कम अगर किसी का मार्केट कैप है या वैल्यू है किसी कंपनी की, तो वो स्मॉल कैप के कैटेगरी में आता है यूजुअली। मिड कैप को हम मानते हैं 5,000 करोड़ से 20,000 करोड़ तक जिसकी वैल्यूएशन है इस वक्त, ठीक है, तो उन्हें माना जाता है कि ये मिड कैप में आते हैं एक तरीके से, ठीक है। अब इंडेक्स की अगर बात करें तो निफ्टी मिड कैप इंडेक्स में वो शेयर्स, मिड कैप वो शेयर्स उनकी बात हो रही है जो निफ्टी मिड कैप इंडेक्स है उसमें आते हैं। तो इंडिया में अलग अलग इंडिसेस हैं, जैसे कि एक हो गया निफ्टी जिसमें टॉप 50 स्टॉक्स आते हैं इंडिया के, टॉप 50, ठीक है। और उसके बाद आता है निफ्टी नेक्स्ट 50, जो इनके बाद नेक्स्ट 50 है, ठीक है वो। और इसके बाद जो 101 से लेके, ठीक है, इसके बाद के जो 200 तक के स्टॉक्स हैं ये होते हैं, जो नेक्स्ट 50 स्टॉक्स हैं ये आते हैं मिड कैप में, इसके बाद वाले, और फिर उसके बाद स्मॉल कैप। तो निफ्टी मिड कैप इंडेक्स है, यहाँ पे उसकी बात हो रही है और स्मॉल कैप की बात हो रही है। इन्होंने बहुत ही आप कह सकते हैं बड़ी गिरावट दिखाई है कल, पिछले 2 साल की सबसे बड़ी गिरावट। इसके कुछ रीजंस हैं कि क्यों ये वाले इंडेक्स गिर रहे हैं, मिड कैप स्मॉल कैप स्टॉक्स गिर क्यों रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे हुआ ये कि स्मॉल कैप 100 इंडेक्स से देखिए 5.3% गिरा एक दिन में। निफ्टी मिड कैप 100 ड्रॉप हुआ 4.4%, ठीक है, जो कि बिगेस्ट सिंगल डे फॉल है। अब आफ्टर ड्रॉपिंग नियरली 2%, एनएसई बेंचमार्क निफ्टी तो इसने रिकूप कर लिया। हुआ ये कि ये जो छोटे स्टॉक्स के इंडेक्स है, छोटे स्टॉक्स जैसे कि मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स, ये छोटे स्टॉक्स के, और निफ्टी में कौन सी स्टॉक्स है, इंडिया के टॉप 50 कंपनीज है, रिलायंस, एचडीएफसी, एक्सिस बैंक, राइट, ये सारे जो टॉप कंपनीज हैं जिन्हें हम कहते हैं सेफ इन्वेस्टमेंट है। तो यहाँ पे सेलिंग आई, जब यहाँ पे सेलिंग आई, यहाँ पे सेलिंग आई, तो इन्वेस्टर्स ने क्या किया, ये सारा पैसा ट्रांसफर कर दिया सेफ जगह पे। सेफ कंपनीज कौन सी है? निफ्टी 50 या फिर सेंसेक्स में जो कंपनीज है। तो यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे रिकवरी देखी गई अच्छी खासी, तो रिकवर करके ही क्लोज हुआ ये, और यहाँ पे आप देखेंगे अच्छा खासा सेल ऑफ था। तो इसका रीजन क्या था? सबसे पहले इसका रीजन जो था यहाँ पे था सेबी, ठीक है। सेबी के चेयरमैन ने अभी कुछ कमेंट्स किए, उन्होंने कहा कि वैल्यूएशंस ओवरस्ट्रेच्ड हैं, थोड़ा वैल्यूएशन ज्यादा हो गए हैं स्मॉल कैप और मिड कैप शेयर्स के। और दूसरी बात उन्होंने वो कही कि वो जितने भी म्यूचुअल फंड्स हैं वो उनका स्ट्रेस टेस्ट करना चाहेंगे सेबी वाले। तो इसकी वजह से क्या हुआ, लोग थोड़ा डर गए, कंसर्न हो गए और उन्होंने पैसा निकालना शुरू कर दिया। तो एनालिस्ट का कहना है एलिवेटेड वैल्यूएशंस इन स्मॉल एंड मिड कैप सेगमेंट्स हैज बीन कंसर्न फॉर अ व्हाइल, ठीक है। लेकिन जब रेगुलेटर कौन है हमारा? सेबी। जैसे यूएसए में एसईसी है, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन, इंडिया में है सेबी, सिक्योरिटीज एंड, आप सबको पता होगा, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ये गवर्न करता है स्टॉक मार्केट को, और जितने फाइनेंशियल मार्केट है हमारा उससे ये गवर्न करता है, रेगुलेट करता है, रूल्स बनाता है और रूल्स को एग्जीक्यूट करवाता है बाकी जो पार्टीज है, राइट। तो यहाँ पे आप देखेंगे करीब 200 से ज्यादा स्टॉक्स स्मॉल कैप में 20% से ज्यादा नीचे थे, जब इन्होंने कहा कि रिस्क ऑफ फ्रॉथ है इन्वेस्टमेंट में, इस सेगमेंट में, ठीक है। फ्रॉथ मतलब आप समझते हैं जब बबल हो जाता है, आप कहते हैं ना कि यार ये बबल हो गया, ये कुछ दिन बाद बर्स्ट हो जाएगा। तो बबल क्या होता है? जब मार्केट में कंपनी 100 ही रुपए कमा रही है पहले, ठीक है, और अभी भी लेट्स से 2022 में अभी भी कमा रही है, 2024 में मान लीजिए 100 ही रुपए कमा रही है, ठीक है, 2024 में, लेकिन इसकी वैल्यू थी पहले 1 करोड़ और अब हो गई है 10 करोड़। तो ये हो जाता है बबल। इसे हम बोलने लगते हैं कि यार कंपनी तो एक्स्ट्रा नहीं कमा रही है और वैल्यू इनकी बढ़ते जा रही है, बढ़ते जा रही है, 10 गुना हो जा रही है। तो बबल हो गया एक्सट्रीम। और इसके अलावा जो इससे कम हो गया, जैसे मान लीजिए 1 करोड़ की कंपनी अगर 3-4 करोड़ की वैल्यू हो गई या 2 करोड़ की वैल्यू हो गई, तो इसे कहा जाता है रिस्क ऑफ, यहाँ पे फ्रॉड है इस सेगमेंट में। तो इसीलिए यहाँ पे हमें सेल ऑफ देखने को मिला। अब इसी से रिलेटेड एक अगला आर्टिकल दिखाता हूं मैं, मार्केट्स नॉट इन सीरियस बबल। ये कहना है उदय कोटक जी का। कौन है ये? फाउंडर रहे हैं
कोटक महिंद्रा बैंक है, इंडिया के सबसे बड़े बैंक्स में से एक है, बहुत ही सक्सेसफुल पर्सनालिटी, इंडिया के सबसे बड़े बैंकर, सबसे बड़ा बैंकर कहा जाता है इन्हें। तो उदय कोटक, फाउंडर एंड डायरेक्टर ऑफ कोटक महिंद्रा बैंक, वेंसडे को इन्होंने कहा कि इक्विटी मार्केट्स बबल में नहीं है, ठीक है, एंड अभी सस्टेन्ड कैपिटल फॉर्मेशन सपोर्ट कर सकते हैं अगर सही तरीके से राइट चेक्स हो इन प्लेस। राइट चेक्स मतलब आप कह सकते हैं जैसे आपने इंटरनल कंट्रोल के बारे में पढ़ा होगा, वैसे जैसे चेक्स स्टॉक मार्केट में हो जाते हैं कि कहीं कुछ गलत तो नहीं हो रहा है, ठीक है, प्रॉपर रूल्स हैं, रेगुलेशन है और वो प्रॉपर अगर फॉलो हो रहे हैं तो अभी मार्केट सपोर्ट कर सकता है सस्टेन कैपिटल फॉर्मेशन को, इनका ये कहना है। तो वो कॉन्फ्रेंस पे एक बात कर रहे थे, सेबी का ही कॉन्फ्रेंस था, ठीक है, और NISM का, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट का, एंड यहाँ पे उन्होंने कहा कि यहाँ पे हम उस रिस्क पे नहीं है कि हम कह सकते हैं कि मार्केट बबल में है, इनफ चेक्स है, मतलब इनफ रेगुलेशंस हैं और वो फॉलो हो रहे हैं और बैलेंसेस हैं हमारे सिस्टम में, ठीक है, तो हमें कोई सीरियस बबल टेरिटरी में अपने आप को कंसिडर नहीं करना चाहिए। थोड़ा सा लिटिल मतलब कह सकते हैं कि बबली है, जो हमने कहा था फ्रॉथी है, लेकिन आउट ऑफ कंट्रोल कुछ भी नहीं है। उनका कहना है कि मेरा पर्सनल व्यू है, लेकिन जब तक हम वॉच रख रहे हैं मार्केट पे, अच्छे से मैनेज कर रहे हैं, तो हमें कोई चिंता करने की बात नहीं है। ये वक्त आ गया है कि हम अगले 10 से 20 साल इंडिया की ट्रू ग्रोथ और डेवलपमेंट को हम लोग विटनेस करें और इंप्रूव करें हमारी पोजीशन ऑन करेंसी साइड। वो बात कर रहे थे करेंसी की कि लार्जर पोजीशन होनी चाहिए एज पोटेंशियल करेंसी ऑफ ट्रेड। तो इनका कहना है कि जहां रिस्क की बात करते हो तो रिस्क कहाँ है, ऑप्शंस में और फ्यूचर्स में, ठीक है, ऑप्शंस एंड फ्यूचर्स। और यहाँ पे क्या होता है, स्पेकुलेशन। स्पेकुलेशन मतलब आज खरीदा कल बेच दिया, आज खरीदा आज ही बेच दिया 5 मिनट बाद, ठीक है। इन्वेस्टमेंट क्या हो गया, आपने लिया और छोड़ दिया, आपको लगा कंपनी पैसे कमाएगी और मैं भी पैसे कमाऊंगा, ठीक है, अगर मैं इसमें इन्वेस्ट करूँ, तो आपने लेके उसे छोड़ दिया है। जैसे हम वॉरेन बफे की बात करते हैं, ही वाज एन इन्वेस्टर, लेकिन स्पेकुलेशन इसका ऑपोजिट हो गया। आप अभी ले रहे हैं, आपको पता नहीं कंपनी क्या करती है, आपको बस थोड़ा सा प्रॉफिट निकालना है 1-2% का और बेचना है। तो उनका ये कहना है कि जो रिस्की प्रोडक्ट्स हैं जैसे ऑप्शन और फ्यूचर्स, इसका तो सोल्यूशन है बहुत सिंपल। आप एक काम कीजिए, जो भी रिटेल लोग हैं जिनके पास पैसा कम है और यहाँ के लूज कर रहे हैं, उनकी एंट्री पे ही रोक लगा दीजिए। कैसे, लॉट साइज बढ़ा दीजिए, आप ऐसे प्रोडक्ट्स बना दीजिए कि उनमें इन्वेस्ट करने के लिए, ट्रेड करने के लिए करीब 5 लाख रुपए चाहिए, 10 लाख रुपए चाहिए, राइट। तो इस तरीके से आप इसे कंट्रोल कर सकते हैं। आते हैं अगले और आखिरी आर्टिकल पे। EU क्लियर्स वर्ल्ड्स फर्स्ट मेजर लॉ टू रेगुलेट AI। EU यूरोपियन यूनियन ने सबसे पहला लॉ अभी लॉन्च किया है और ये है AI के ऊपर, ठीक है। यहाँ पे यूरोपियन यूनियन ने इनैक्ट कर लिया है सबसे कॉम्प्रिहेंसिव गार्ड रेल ऑन फास्ट डेवलपिंग वर्ल्ड ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। यहाँ पे बात किसकी हो रही है, अच्छा ओके सॉरी आर्टिकल चला गया। तो यहाँ बात हो रही है AI की, ठीक है, एंड हम बात कर रहे हैं रेगुलेशंस की। इंडिया में बात चल रही थी रेगुलेशन की, राइट, US में भी चल रही है, बट देखिए हम EU की बात क्यों कर रहे हैं, यहाँ पे यूरोपियन यूनियन की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप देखेंगे कि ये जो रूल्स बनाते हैं ये बेंचमार्क बन सकता है पूरी दुनिया में सबके लिए। इंडिया वाले भी अब जो हमारे पॉलिसी मेकर्स हैं, जब वो रूल बनाने बैठेंगे AI का, तो क्या वो स्क्रैच से बैठेंगे बनाने, नहीं, वो सबसे पहले देखेंगे EU ने क्या चीजें सोची, यूरोपियन यूनियन ने क्या किया, क्या रूल्स रखे हैं, क्या वो लॉजिकल है, तो ऑफकोर्स हम उसे उठाएंगे और उसे हमारे लॉ में, हमारे पॉलिसीज में इम्प्लीमेंट कर देंगे। तो यहाँ पे आप देखें इनैक्ट किया है मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव गार्डरेल्स ऑन फास्ट डेवलपिंग वर्ल्ड ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है। AI एक्ट पास हुआ वेंसडे को, और द लैंडमार्क सेट ऑफ रूल्स इन एब्सेंस ऑफ एनी लेजिस्लेशन फ्रॉम US में कोई लेजिस्लेशन है नहीं, तो लैंडमार्क सेट ऑफ रूल्स होंगे यूरोपियन यूनियन के। और ये देखिए अभी हमने बोला ये टोन सेट करेंगे कि कैसे AI गवर्न होगा पूरे वेस्टर्न वर्ल्ड में, ठीक है। कंपनीज भी काफी डर रही थी कि ये लॉ बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हो सकता है, ठीक है, बट जो वॉचडॉग्स है, मतलब जो पॉलिसी मेकर्स हैं और वॉचडॉग्स हैं, उनका कहना है कि नहीं, ये तो एक्चुअली उल्टा और लीनियंट है, हमें तो और स्ट्रिक्ट चाहिए, ठीक है। यूरोप अब एक ग्लोबल स्टैंडर्ड सेटर है इन ट्रस्टवर्दी AI, एक स्टैंडर्ड सेटर है यूरोप, ठीक है। और AI एक्ट लॉ बन जाएगा जब मेंबर स्टेट साइन कर देंगे, जो कि एक फॉर्मेलिटी है, ठीक है। आप मान के चलिए कि ये इनैक्ट हो चुका है, अप्रूव हो चुका है। और यहाँ पे बहुत सारी चीजें एड्रेस करने की कोशिश की है, जैसे कि बायस, ठीक है, बायस वाले आंसर आते हैं। चैट GPT और जितने भी लैंग्वेज मॉडल्स थे काफी बायस्ड आंसर देने लग गए थे, आपने देखा होगा अभी स्टार्टिंग में। उसके बाद प्रिवेसी की बात आती है, राइट, जो आप कंटेंट अपनी फोटोज डाल रहे हैं या आप अगर कुछ लिख रहे हैं, ऐसा ना हो कि AI उसी को यूज कर ले, राइट, ये भी हो सकता है, या कोई और उसे यूज करके कुछ और बना दे, तो ये एक बहुत बड़ा कंसर्न है। और बाकी और रिस्क जो हमें पता ही नहीं है, क्योंकि AI इतनी जल्दी इवॉल्व कर रहा है, कल क्या पता AI क्या करने लग जाए, राइट। तो यहाँ पे
हम उसके बारे में रूल कैसे बनाए जो चीज हमें पता ही नहीं कि ये कर सकता है या हो सकती है, आगे पॉसिबल है। तो लेजिस्लेशन ने सबसे पहले बैन किया है कि एआई इमोशन डिटेक्शन नहीं करेगा, ठीक है, वर्क प्लेसेस में या स्कूल में। और लिमिट लगाया गया है कि इसे किस तरीके से यूज किया जा रहा है हाई स्टेक सिचुएशन में, जैसे कि सॉर्टिंग जॉब एप्लीकेशंस। और यहाँ पे रेस्ट्रिक्शंस होंगी जनरेटिव एआई टूल पे, जो जिन्होंने कैप्चर किया था। फर्स्ट रेस्ट्रिक्शंस लगाए इन्होंने जनरेटिव एआई टूल, जैसे कि चैट जीपीटी एक जनरेटिव एआई टूल है। इसके अलावा गूगल का जेमिनाई है, राइट, एंड और भी बहुत सारे लैंग्वेज मॉडल्स हैं। तो जिन्होंने कैप्चर किया वर्ल्ड का अटेंशन लास्ट ईयर विद पॉपुलैरिटी ऑफ चैट जीपीटी। तो यहाँ पे कंसर्न्स इन्होंने बिल ने स्पार्क किए हैं कुछ, ठीक है। इन 3 months सिंस ऑफिशियल्स रीच अ ब्रेक थ्रू प्रोफेशनल एग्रीमेंट। तो क्या हुआ, यहाँ पे 35 घंटे तक नेगोशिएशन चली, किसके बीच, जो कंपनीज हैं, एआई की कंपनीज हैं, एंड जो पॉलिसी मेकर्स हैं, इनके बीच 35 आवर लगातार डिस्कशन चला यहाँ पे पॉलिसी मेकर्स के बीच में, ठीक है, ताकि ये सारी डिफरेंसेस को सॉर्ट आउट किया जाए। एंड यहाँ पे फ्रेंच और जर्मन गवर्नमेंट ने एक रोल प्ले किया है। इन्होंने काफी सारे ऐसे आइडियाज जो थे, स्ट्रिक्ट आइडियाज, इन्हें पुश बैक किया। क्यों? क्योंकि फ्रांस और जर्मनी इन दोनों के पास हैं अच्छे खासे एआई स्टार्टअप्स, और इनका भी कहना सही है। देखिए, अगर आप ऐसे रूल्स बना देंगे कि काम करना ही मुश्किल हो जाए, राइट, एक्सपेरिमेंट ही नहीं कर सकते हो, तो फिर क्या होगा, हमारे जो यूरोप के एआई स्टार्टअप्स हैं वो पीछे रह जाएंगे चाइनीज और अमेरिकन स्टार्टअप से, राइट। तो ये भी इनका एक बहुत बड़ा कंसर्न था, तो इसीलिए इन्होंने आर्ग्यू किया। और यहाँ पे इनका यही कहना था कि यूरोपियन स्टार्टअप्स को हर्ट करेंगे, जैसे फ्रांस के मिस्ट्रल एआई को, या फिर जर्मनी के एलेफ अल्फा जीएमबीएच को। तो यहाँ पे रेज किए गए कंसर्न्स, और इन आइडियाज जो थे, स्ट्रिक्टेस्ट आइडियाज, बहुत अलग अलग आइडियाज, एक्सट्रीम आइडियाज थे, उन सबको इन्होंने, आप कह सकते हैं, हटाया है उस बिल से। तो यहाँ पे काफी सारे लोगों की नजरें टिकी हुई थी, क्योंकि यूरोप में आगे कैसे गवर्न किया जाएगा एआई को, वो ये बिल डिसाइड करने वाला है, और पूरी दुनिया में किस तरीके से किया जाएगा वो भी इसी बिल से आप डिराइव कर पाएंगे। क्योंकि हर एक पॉलिसी मेकर इस बिल को पहले पढ़ेगा अपनी कंट्री में एक नया एआई रूल बनाने से पहले। सो ये सबके डिसीजंस को कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस जरूर करेगा, ठीक है। रिसेंट अनाउंस किया गया कि मिस्ट्रल ने पार्टनर किया था माइक्रोसॉफ्ट के साथ, ठीक है, जो कि काफी कंसर्न वाली बात बन गई कई लॉ मेकर्स के साथ, क्योंकि मिस्ट्रल है फ्रेंच कंपनी और माइक्रोसॉफ्ट है अमेरिकन कंपनी। एंड सब लोग डरते हैं कि जैसे माइक्रोसॉफ्ट ओपन एआई पे इतना अच्छा कंट्रोल है माइक्रोसॉफ्ट का, तो ऐसा ना हो कि पूरा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्पेस में ये एक ही अमेरिकन कंपनी डोमिनेट कर दे। और वो भी कौन? माइक्रोसॉफ्ट, जो ऑलरेडी डोमिनेट करती है विंडोज में, राइट, और इसके अलावा कई सारी दूसरी जगहों पर डोमिनेट करती है, चाहे वो यूरोपियन कंट्रीज हो, अमेरिका हो, एशिया हो, हर जगह इनका आपको मोनोपोली और डोमिनेंस दिखेगा, चाहे गूगल हो सर्च इंजन में, या माइक्रोसॉफ्ट हो ऑपरेटिंग सिस्टम में, राइट। सो वी हैव टू सी कि किस तरीके से आगे नए इसमें रूल्स आते हैं, एंड इंडिया यहाँ पे किस तरीके के नए रूल्स लेके आता है, और क्या इनसे इंस्पिरेशन इंडिया लेता है या नहीं। सो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो जरूर इसे लाइक कीजिएगा, एंड इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।